नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि वाराणसी से आ रही है। जी हां, वाराणसी में आईएसआईएस की बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है, खुलासा हुआ है। या एनआईए ने आईएसआईएस के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तारी के दौरान संदिग्ध से आईईडी और विस्फोटक पदार्थ बनाने से संबंधित जानकारी लिखे नोट्स भी बरामद किए गए हैं और साथ ही मोबाइल फोन, लैपटॉप, पेन ड्राइव जैसे सामान बरामद हुए हैं, जब्त हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध बासित कलाम सिद्दीकी अफगानिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने में जुटा हुआ था और यही नहीं, वो आईएसआईएस के लिए कट्टरपंथी युवाओं को भर्ती करने का काम भी कर रहा था। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी से, जहां आईएसआईएस के लिए युवाओं की भर्ती में जो शामिल शख्स था उसको गिरफ्तार किया है एनआईए ने। तो वाराणसी में आईएसआईएस की बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है, खुलासा हुआ है। और आईएसआईएस और उसके स्लीपर सेल्स कहां पर, देखिए जरा, आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। केरल, कर्नाटक और ये हिस्सा बढ़ता हुआ तेलंगाना, यहां ये एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, इनके स्लीपर सेल हैं। और असम की बात कर ले, ये भी अभी पूरी तरह से, और साथ ही जम्मू कश्मीर की बात करें, आए दिन यहां पर स्लीपर सेल्स के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन एनआईए की छापेमारी और शिकंजा कसता हुआ। बड़ी साजिश की कोशिश थी वाराणसी में जिसे गिरफ्तार। हाँ, हमारी सरकार लगातार ऐसे अपराधियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ मॉनिटरिंग करके उनको जेल भेजती है, कड़ी कार्रवाई करती है और उत्तर प्रदेश में चप्पे चप्पे पर हर समय सतर्कता बढ़ती जाती है। आखिरी सवाल, हाईकोर्ट ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है डेंगू के इंतजाम। उत्तर प्रदेश टीसीएम ब्रजेश पाठक को भी आप सुन रहे थे। जी हां, ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कहते हैं हमारी सरकार ऐसे स्लीपर सेल्स आतंकवादियों पर लगातार नकेल कसने का काम कर रही है और ऐसे जितने भी लोग होंगे शामिल, उनके लिए चेतावनी अलर्ट उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं और आईएसआई और उसके स्लीपर सेल्स पर पैनी नजर है एनआईए की भी। एनआईए ने गिरफ्तार किया है ऐसे शख्स को जो कि आतंकी गतिविधियों में संलिप्त बताया जा रहा है। एनआईए की गिरफ्त में काले बारूद वाला ये सिद्दीकी। तो ये बड़ी खबर है, ब्लैक पाउडर बनाने में भी ये जुटा हुआ था शख्स। वो आईएसआईएस के लिए कट्टरपंथी युवाओं को भर्ती करने का काम भी कर रहा था। तो ये बड़ी खबर वक्त रहते इससे पर्दाफाश हुआ, खुलासा हुआ। और ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां वाराणसी में आईएसआईएस की बड़ी साजिश भी नाकाम हो गई है। एनआईए ने इस पर शिकंजा कस दिया है, जहां ब्लैक पाउडर बनाने में जो संदिग्ध शख्स था, जो लगा हुआ था, उसको गिरफ्तार कर लिया एनआईए ने। और अफगानिस्तान में बैठे आतंकियों से इसके तार कनेक्ट बताए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर और बड़ी गिरफ्तारी, उपलब्धि भी एनआईए के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अभिषेक, किस तरह से इस शख्स पर शिकंजा कसा गया, क्या अभी जानकारी है, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। ये कार्रवाई के जरिए जो शख्स हिरासत में है वो 24 साल का बासित कलाम सिद्दीकी बताया जा रहा है, जिसे बनारस के ही थाना लालपुर पांडेपुर के मकबूल आलम रोड के जगह से उसे गिरफ्तार किया गया। ये कार्रवाई लगातार चल रही है और इस बात को बताया जा रहा है कि इस बात को लेकर के पहले से लीड थी और लगातार जिस तरह की कार्रवाई पिछले दिनों भी हमने देखी एनआईए की तरफ से की गई है, पीएफआई के बैन होने के बाद से इसकी और सक्रियता बढ़ी, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई उसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिवाली के मौके पर चूंकि फेस्टिवल सीजन है तो कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की कवायद थी, इसीलिए इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार देख रही है। ब्रजेश पाठक खुद इस बात को कह रहे हैं कि लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो सक्रिय हैं और उसके मद्देनजर ये बड़े तौर पे देखा जाए, क्योंकि लगातार जो तार जुड़ते हुए नजर आए, तो इस बीच में ये गिरफ्तारी और अब इस गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ और निकलेगा पूछताछ के बाद में, ये भी काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसको लेकर के एनआईए और उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई लगातार। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी खबर पर नजर बनाने के लिए और दर्शकों को जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, वहीं एक बार चीन की बात करेंगे, क्योंकि फिर से चीन आतंकवादियों का कवच बनकर सामने आया है। जी हां, यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तानी आतंकी हाफिज तलहा सईद के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को चीन ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अड़ंगा लगा दिया है। आपको बता दें कि हाफिज तलहा सईद आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद का बेटा है और वही हाफिज सईद जिसने 26/11 के मुंबई हमले की पूरी साजिश रची, उसका ताना बाना बुना
और यूएन में यूनाइटेड नेशंस में भारत और अमेरिका हाफिज सईद के बेटे के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन चीन ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस प्रस्ताव पर फिलहाल रोक लगा दी। और यह 4 महीने में चौथी बार ऐसी घटना है जिसमें चीन ने ऐसे आतंकवादियों का संरक्षण दिया है या फिर बचाव किया है और इस पर अड़ंगा लगाया है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भारत के प्रस्ताव पर चीन ने अपना वीटो लगाया, वीटो का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव पर अड़ंगा लगा दिया। और आतंकवादियों का कवच बना चीन किस तरह से, नजर डालें। यूएन में देखिए, भारत के प्रस्ताव पर सबसे पहले तो चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, यानी कि अड़ंगा लगाया। अब तलहा सईद को प्रतिबंधित आतंकवादियों की सूची में डालने के प्रस्ताव में अड़ंगा। तलहा सईद हाफिज सईद का बेटा है। भारत के प्रस्ताव को मिला था अमेरिका का पूरा सहयोग, पूर्ण समर्थन, लेकिन चीन ने वीटो का इस्तेमाल करते हुए भारत के प्रस्ताव पर रोक लगा दी। और 5 महीनों में 5वीं बार आतंकवादियों के बचाव में चीन का यह वीटो उसने इस्तेमाल किया है। यूनाइटेड नेशन में आतंकवादी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का बचाव किया है चीन ने, यानी चीन ने डायरेक्ट बता दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ है और वो आतंकवाद के साथ है, उनका संरक्षक है। और किस तरह से, जरा नाम देख लीजिए कौन कौन लोग हैं, किसको किसको बचाया गया है चीन की तरफ से। साजिद मीर लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी, अब्दुल रऊफ अजहर जैश ए मोहम्मद से इसका संबंध है। और साथ ही अगला नाम शाहिद महमूद, लश्कर ए तैयबा से ये जुड़ा हुआ शख्स जो आतंकी है, ग्लोबल टेररिस्ट। लेकिन तलहा सईद लश्कर ए तैयबा जिस पर अभी इसने अड़ंगा लगाया वो हाफिज सईद का बेटा। और 5वां नाम है अब्दुल रहमान मक्की का, जमात उद दावा से यह संबंधित। तो चीन है कि बाज आता नहीं। अब बात उन खबरों की, 3 बड़ी खबरों की जिन पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। पहली खबर मध्य प्रदेश की है, जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू किए जाने के बाद मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी और इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। और दूसरी खबर है बिहार के किशनगंज की, जहां 7वीं क्लास के बच्चों से कश्मीर पर ऐसा सवाल पूछा गया कि अब तक बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है, जो कि लाजमी भी है। वहीं तीसरी खबर वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गोमांस पर पूछे गए सवाल पर जबरदस्त विवाद की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीएचयू में बीफ के सवाल पर मचे बवाल की। जी हां, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब बीफ पर बवाल मच गया है। परीक्षा में पूछे गए एक सवाल में एक बार नहीं 3 बार यह प्रश्न पूछा गया कि गोमांस पकता कैसे, कितनी तरह का होता है। छात्र शिकायत लेकर प्रशासन के पास जा पहुंचे हैं और इसे बीफ को मान्यता की साजिश भी ठहरा रहे हैं। जो महामना मदन मोहन मालवीय गोरक्षा के बड़े पक्षधर रहे, जिन महामना ने बीएचयू की स्थापना करते वक्त यहाँ खास तौर पर एक गौशाला भी खोली थी, उन्हीं महामना की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गोमांस की पढ़ाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रश्न पत्र बहाना है, लेकिन आरोप है कि गौ हत्या की पढ़ाई कराई जा रही है। ये पेपर दुग्ध विज्ञान एवं खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग का है। इसमें जो सवाल छात्रों से पूछे गए हैं वो हैरत पैदा करते हैं। मसलन सवाल नंबर 1, बीफ क्या है? सवाल नंबर 2, बीफ का वर्गीकरण करें। सवाल नंबर 3, बीफ को बनाने की विधि क्या है? इन सवालों पर विश्वविद्यालय के छात्रों में भारी आक्रोश है। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं तो उनको अधिक से अधिक ये बताएं कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, न कि आप ये बताएं कि
गौ से उसके कितने प्रकार के मीट मांस बन सकते हैं। के विश्वविद्यालय में इस तरह से कोर्स डिजाइन करके और प्रश्न पूछना कि बीफ और इन सभी विषयों को लेकर नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीफ पर क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। उससे न केवल भावना आम आदमी के हाथ हो रही है, बल्कि हम लोग महामना के मानस पुत्र हैं और हम लोगों के सामने ऐसा कुकृत्य हो रहा है। तो जिन लोगों ने यह काम किया है, जिन लोगों ने गो हत्या को बढ़ावा देने का काम किया, उन लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र करने के मुकदमे में उचित कार्रवाई हो। छात्रों ने गोमांस को लेकर ऐसे सवाल पूछने वालों की बर्खास्तगी की मांग की है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। जी तो छात्रों में इसको लेकर आक्रोश है, रोष है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबर, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि भगवान धन्वंतरी की जयंती पर मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाएगी और सभी मेडिकल कॉलेजेस में धनतेरस पर कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें मेडिकल छात्र, डॉक्टर्स और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन मिलकर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करेंगे। अब इस साल 22 अक्टूबर को धनतेरस है और स्वास्थ्य मंत्री खुद भोपाल और इंदौर के मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस इस आयोजन को लेकर सवाल उठा रही है। अब पूजा अर्चना को लेकर कांग्रेस को एतराज है। भगवान धन्वंतरी के पूजा अर्चना की जो तारीख और निर्देश दिए गए हैं कि पूजा करेंगे सभी, इसमें छात्र, डॉक्टर्स और सभी सम्मिलित होंगे, इसी को लेकर कांग्रेस को अब एतराज है कि पूजा क्यों। शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपने ये फरमान तो दिया है सबको, तो इसको आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वो? भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य वर्धन देने वाले भगवान है, निरोगी काया का आशीर्वाद देने वाले भगवान है। और हमारा मेडिकल कॉलेज का प्रकल्प इसीलिए है, हम डॉक्टर्स का निर्माण करते हैं जो पीड़ित मानवता की सेवा करें, जो मरीजों का इलाज कराएं। हमारे मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल में हम लोगों का इलाज करते हैं। तो वो भगवान जो स्वास्थ्य देता है, जो स्वस्थ शरीर देता है, निरोगी काया देता है, और धनतेरस पर ये मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद यदि मिलता है तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ काया प्राप्त करते हैं। तो इस बार हमने निर्णय लिया है कि अब हर धनतेरस पर हम हर मेडिकल कॉलेज में धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे। एक बड़ा आयोजन होगा जिसमें छात्र, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स और मरीजों के परिजन सब इकट्ठा होकर एक उत्सव के रूप में भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे और स्वास्थ्य हमें अच्छा मिले इसकी भी कामना करेंगे। और डॉक्टर्स इस बात का भी आशीर्वाद लेंगे कि उनके माध्यम से सभी मरीजों का ठीक ढंग से इलाज हो, सब स्वस्थ हो। एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ मध्य प्रदेश बनाने की हमारी ये एक पहल है। संस्कृति से युवा जुड़ेंगे और निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया हो गई, लेकिन कांग्रेस क्या कुछ कह रही है? के मिश्रा, उनके प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं आपको हम बताते हैं। मध्य प्रदेश सरकार वाकई अजब गजब, कहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब हालत में है, कभी हिंदी में पढ़ाई तो कभी पूजा पाठ। के मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, कहते हैं बताएं सेहत की सुविधाएं कब बेहतर होंगी। यानी सवाल, प्रश्न उठाया है मध्य प्रदेश सरकार को लेकर, उनके कामों को लेकर। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब हालात में, के मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक बार फिर से भारत में जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या असंतुलन और धर्मांतरण को लेकर चिंता प्रकट की है। आरएसएस के सरकारवाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा है कि जनसंख्या के असंतुलन से भारत समेत कई देशों का विभाजन तक हो चुका है और भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों से ऐसा असंतुलन बढ़ रहा है। इसलिए समस्याओं से निपटने के लिए एक राय से पूरे देश के लिए जनसंख्या नीति बननी चाहिए, अपनानी चाहिए। 1947 में हिंदुस्तान के 3 टुकड़े हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। 2011 में सूडान के 2 टुकड़े हो गए, दक्षिणी सूडान अलग देश बन गया। 2008 में सर्बिया के 2 टुकड़े हुए, कोसोवा अलग देश बन गया। 2002 में इंडोनेशिया के 2 टुकड़े हो गए, पूर्वी तिमोर अलग होना पड़ा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की माने तो दुनिया में हुए इन देशों के बंटवारे के पीछे जनसंख्या असंतुलन सबसे बड़ा कारण था। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के
बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50-100 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत का विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। भारत में बढ़ती जनसंख्या और एक समान जनसंख्या नीति को लेकर होने वाली बहस में अक्सर मुस्लिम समुदाय की ओर से विरोध दर्ज किया जाता है। ओवैसी जैसे नेता गिरते प्रजनन दर को लेकर चिंता जताते रहे हैं। संघ की ओर से भी इसे चिंताजनक बताया गया है, लेकिन ये चिंता हिंदू आबादी को लेकर ही जताई गई है। जनसंख्या एक संख्या के दृष्टि से, जैसे एक परिवार में कितने रहने चाहिए, 2.1 से अधिक रहने चाहिए एक परिवार में संख्या। अब वो 1.9 से कम हो गया है। तो इस के होने से मैंने जैसे कहा, आने वाले वर्षों में बच्चों के, युवकों की संख्या कम होकर बूढ़ों की संख्या के अनुपात ज्यादा होने की संभावना आने वाले 30 वर्षों में, 40 वर्षों में एक असंतुलन देगा। भारत में जनसंख्या असंतुलन और जनसंख्या नीति को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने पहले भी बयान दिया था। एक बार फिर प्रयागराज में जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई तो उसमें जनसंख्या के मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। बात बेंगलुरु की, क्योंकि बेंगलुरु में भारी बारिश से जैसे सरकारी सिस्टम भी फिर से पानी में लापता हो गया। जी हां, बारिश के बाद शहर की सड़कों पर पानी इस रफ्तार से बह रहा है कि कुछ भी ना थम पाए। सड़कों के आसपास पार्क की कई गाड़ियां पानी की रफ्तार में बहने लगी, आप देख पा रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश के बादल फिलहाल तो छाए रहेंगे। हाईटेक शहर में पानी की आमद मुसीबतों का सायरन बजा देती है और इससे पहले भी बारिश ने शहर को डुबाकर रख दिया था। रोड पर जैसे समंदर की लहरें उफान मार रही हो। 4 तस्वीरें रख रहे हैं आपके सामने। तेज बहाव में किस तरह से बाइक बह गई, देख लीजिए जरा। कार डूब गई, ऑटो फंस गया, सड़कों पर पानी भर गया और दीवार गिरने से दब गई कारें। मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्या हुआ था। रात को 1 घंटे का पूरा एक जो बारिश हुआ था इधर शेषाद्रिपुरम में, जो मेट्रो के सामने है, स्टेशन के सामने एक पूरा दीवार, एक स्ट्रेच का पूरा दीवार गाड़ियों के ऊपर गिरा हुआ है। साथ के साथ गाड़ियों के पूरा एक्सीडेंट हुआ है, जैसे वॉल गिर के, दीवार गिर के। देख सकते हैं आप कितना प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। इधर लोकल लोगों के मुताबिक ये मानना है कि जब बारिश हुआ था, पानी भरी हुई थी इधर, और मेट्रो जब पास हुआ, एक वाइब्रेशन की वजह से पूरा दीवार टूट पड़ा और टूटने के बाद सीधा गाड़ियों के ऊपर गिरी और डैमेज आप देख सकते हैं कितना हद तक ऐसा डैमेज हुआ है। 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है। ये देखिए एक होंडा गाड़ी है, पूरा दीवार इसके ऊपर ही गिरी हुई है। लोगों के मानना है कि ये एक सबस्टैंडर्ड काम किया है गवर्नमेंट ने, सबस्टैंडर्ड ब्रिक्स यूज करके, सीमेंट को यूज करके, और पिलर्स भी नहीं लगाए थे। प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग नहीं था। 5 साल पहले इस दीवार को बनाया गया था। अभी रात को बारिश होने के बाद ये हुआ है, हादसा हुआ है। फॉर्चुनेटली कोई लोगों को चोट नहीं लगी, बट सिर्फ प्रॉपर्टी डैमेज हुई। आप देख सकते हैं कितने हद तक एक कॉम्पाउंड वॉल जो है वो दीवार टूटी है। ये जो बेंगलुरु मेट्रो का एक डिवीजन का एक प्रॉपर्टी है जो वॉल गिरा हुआ है। हार्ट ऑफ द सिटी बेंगलुरु के केंद्रीय भाग में ही ये जो हुआ है, ये हादसा हुआ है। और लोगों का डिमांड ये है कि सरकार के कोई अथॉरिटी आके हमारा जो है रिपेयर का खर्चा जो है उसको निभाना चाहिए। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है जब प्रधानमंत्री कई योजनाओं का तोहफा देने वाले हैं गुजरात वासियों के लिए। और सबसे खास कार्यक्रम केवड़िया में है, जहां वो मिशन लाइफ का शुभारंभ करने वाले हैं। यूएन प्रमुख भी एंटोनियो गुटेरेस भी केवड़िया पहुंचे हुए हैं, गुजरात पहुंचे हुए हैं। और कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन चीफ से मुलाकात भी की है। ये तस्वीरें हैं, देखिए। बेहद महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम तमाम जानकारी देंगे।
और गुजरात के लोगों को आज 2000 करोड़ की विकास की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कल आपको बताएं कि उनके दौरे का पहला दिन था जहां डिफेंस एक्सपो का शुभारंभ किया था और आज यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस के साथ उनकी मेल मुलाकात वार्ता। ये वार्ता है विभिन्न और आपको बता दें लाइफ मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, पर्यावरण बचाने में प्रधानमंत्री मोदी का यह बड़ा मिशन माना जा रहा है। प्रधानमंत्री के लिए खुद देखिए 2021 में ग्लासगो के COP26 में पीएम ने रखा था यह प्रस्ताव और पर्यावरण दिवस पर 5 जून को किया था मिशन का शुभारंभ। जलवायु बदलाव के प्रभाव से मुकाबले का मिशन है लाइफ। प्रधानमंत्री ने और टीम ने नाम रखा है मिशन लाइफ। लाइफ में धरती के अनुकूल जीवन शैली अपनाने पर जोर होगा, फोकस होगा। और इसके पहले आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो की शुरुआत की थी, शुभारंभ किया था। लेकिन चीन के साथ हमारी तनातनी ने देश को जल्द से जल्द सेना को आधुनिक बनाने की एहसास भी करवाया है और चीन की चुनौती हिमालय से हिंद महासागर तक है, जिससे निपटने के लिए मोदी सरकार मेक इन इंडिया पर पूरा जोर दे रही है, फोकस कर रही है। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने भी रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं, डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो इस बार गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और पिछले जो डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का प्रतीक भी है। मैं विश्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत हर कोशिश प्रयास करता रहेगा। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हथियारों के लिए हिंदुस्तान की तरफ देखती दुनिया को ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा है, जिसके पूरा होने पर भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब उससे जुड़े आंकड़े को बहुत ध्यान से देखिए। सिपरी की रिपोर्ट कहती है कि साल 2019 में दुनिया भर के देशों ने हथियार खरीदने पर करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट असली सच बताती है, जिसके मुताबिक दुनिया भर के देश साल भर में हथियारों की खरीद पर 250 लाख करोड़ रुपए खर्च करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कारोबार में करीब 80% हिस्सा सिर्फ अमेरिका के पास है। अमेरिका का एक्सपोर्ट बाकी 9 सबसे बड़े हथियार निर्यातक देशों को मिलाकर भी ज्यादा है। यानी अमेरिका की समृद्धि और उसकी सेना के शक्तिशाली होने में हथियारों को बेचने से होने वाली कमाई एक बड़ी भूमिका निभाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं भारत डिफेंस सेक्टर को अवसरों के अनंत आकाश के रूप में देखता है, सकारात्मक संभावनाओं के रूप में देखता है। 250 लाख करोड़ रुपए के इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ करीब 13,000 करोड़ रुपए की है। सोचिए अगर हिंदुस्तान हथियारों के इतने बड़े बाजार में एक बड़ी शक्ति बन गया तो फिर भारत को न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा, बल्कि हमारी सेना को हथियारों के लिए किसी दूसरे देश का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। इसीलिए गांधीनगर में हो रहे इस डिफेंस एक्सपो को पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की यात्रा का अहम पड़ाव बताया और देश के नौजवानों और कंपनियों से कहा, नौजवानों को, रिसर्चर्स को, इनोवेटर्स को विश्वास देता हूं, मैं आपके साथ हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं मेरी आज आपके लिए खपाने के लिए तैयार हूं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया। इसके चलते निजी कंपनियां आगे आईं और रक्षा निर्यात में बड़ा इजाफा हुआ। फाइटर प्लेन, सबमरीन, आर्टिलरी गन, वॉरशिप हिंदुस्तान में छोटे से लेकर बड़ा हथियार बन रहा है, लेकिन सबकी नजर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पर है, जिसे लेकर फिलीपींस ने $375 मिलियन का समझौता भारत के साथ किया है, जो कि अब तक भारत की ओर से सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा सौदा है। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल
अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। बदलते हालात में दुनिया भर के छोटे देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जो सस्ते लेकिन सशक्त हथियारों के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्री की डिफेंस एक्सपो में मौजूदगी इस बात का सबूत है, जिनकी नजर भारत के पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम पर है। पिनाका की तरह प्रचंड हेलीकॉप्टर और तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में भी दुनिया भर के देशों की दिलचस्पी है, लेकिन ये भी सच है कि हथियारों के इस व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तकनीक और विश्वसनीयता के मामले में भारत कई बड़े हथियार निर्यातक देशों से बेहतर स्थिति में है। यही बात हिंदुस्तान को 250 लाख करोड़ रुपए के इस बाजार में बड़ा खिलाड़ी बना सकती है, जिससे दुनिया के छोटे देशों को फायदा ही होगा, जिन्हें हिंदुस्तान के रूप में एक बेहतर और विश्वसनीय विकल्प मिल सकेगा। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। 13,000 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात का आंकड़ा आपको छोटा लग सकता है, लेकिन यह एक लंबी छलांग है, क्योंकि 8 साल पहले भारत सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए के हथियार दुनिया को बेचता था। और प्रधानमंत्री की कोशिश हिंदुस्तान को सबसे बड़े हथियार निर्यातकों की कतार में खड़ा करने की है। और खुशी की बात यह है कि भारत की क्षमता और नीयत दोनों पर दुनिया को बहुत भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। डिफेंस एक्सपो का वो उद्घाटन करने वाले हैं। डिफेंस एक्सपो इस बार गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है और पिछले जो डिफेंस एक्सपो हुए हैं उनसे कई मायनों में डिफेंस एक्सपो अलग है। दुनिया की महाशक्ति बनने के लिए जरूरी है कि आपके पास सबसे शक्तिशाली और आधुनिक सेना हो, लेकिन दूसरों के हथियारों पर निर्भर होकर आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र को लेकर एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो आने वाले सालों में देश की सेना की तस्वीर बदल कर रख देगा। साल 2018 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र ने संसद को बताया कि एक आधुनिक सेना में 1/3 हथियार पुरानी श्रेणी के, 1/3 नवीनतम तकनीक वाले और 1/3 स्टेट ऑफ आर्ट कैटेगरी के होते हैं, यानी बेहद आधुनिक। लेकिन भारतीय सेना के 68% हथियार और उपकरण पुरानी श्रेणी के हैं, जबकि 24% नवीनतम श्रेणी वाले और सिर्फ 8% स्टेट ऑफ आर्ट यानी आधुनिक श्रेणी के हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि सेना को आधुनिक बनाने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। रक्षा बजट का अधिकतर पैसा पेंशन और वेतन भत्तों में चला जाता है और बजट का सिर्फ 28% आधुनिक हथियारों की खरीद के लिए बचता है। इस समस्या का समाधान रक्षा क्षेत्र के बड़े और निर्णायक सुधार करके मोदी सरकार ने किया और 2 साल पहले रक्षा मंत्रालय ने ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 जारी कर 2 बड़े कदम उठाए। पहला, आयात करने वाले 209 रक्षा उपकरणों को भारत में ही बनाकर खरीदा जाएगा और दूसरा, रक्षा बजट में भी घरेलू इंडस्ट्री से खरीद के लिए अलग से पैसा रखा जाएगा। 2022-23 के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट का 68% घरेलू इंडस्ट्री से खरीदारी के लिए रखा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत में ही हथियार बनाने का सिलसिला शुरू हो गया और जिन हथियारों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर होते थे वो घर में ही बनने लगे। पिनाक मल्टी रॉकेट सिस्टम, $17,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन को निशाना बनाने की खूबी वाला गरुड़ गन सिस्टम, या फिर भारत की सबसे शक्तिशाली मिसाइल ब्रह्मोस का नया अवतार। इतने छोटे से वक्त में हर स्वदेशी हथियार ने दुनिया को एक नए भारत के दर्शन करवा दिए। आज भारत दुनिया के टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में शुमार है। डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया अभियान से जहां हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, देश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हथियार खरीदारी के लिए सेना को कम पैसे खर्च करने होंगे, उसका आयात बिल कम होगा। सबसे बड़ी बात, दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। निर्यात से होने वाली कमाई हमारी सेना को आधुनिक बनाएगी। वहीं रिसर्च को बढ़ावा मिलने से हथियारों की गुणवत्ता बढ़ेगी। कुल मिलाकर भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा, जो दुनिया उसके रसूख और ताकत को बढ़ाएगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के सपने में
बहुत बड़ा मददगार साबित होगा। मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक। और इस बीच एयरफोर्स चीफ वायुसेना के अध्यक्ष से बातचीत की हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने। क्या कुछ कहना है वायुसेना प्रमुख का, आपको हम सुनाते हैं। गांधीनगर में चल रहे डिफेंस एक्सपो में तीनों सेनाओं को लेकर स्वदेशी हथियारों पर खासा जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी साहब हैं। आपसे जानना चाहूंगा सर, तीनों सेनाओं के लिए डिफेंस एक्सपो में जो स्वदेशी हथियारों की बात की जाए, वायुसेना किस तरह के हथियारों को देख रही है, जो स्वदेशी हथियार आप आने वाले दिनों में या वर्तमान में ले रहे हैं? पहले तो हवाई जहाज के बारे में बात करें तो आपको जानकारी है कि LCA Mark 1A का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। 83 LCA Mark 1A, और आने वाले सालों में हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी LCA Mark 2 और AMCA भी हमारे इन्वेंट्री में आ जाए। और ग्राउंड सिस्टम्स की बात करें तो जैसे कि हमारे पीछे है आकाश मिसाइल सिस्टम है, इसके न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल, और कई तरह के रडार्स हैं, छोटे से लेकर बड़े रडार तक, जो इंडिजिनियसली डिजाइंड और डेवलप्ड हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी इन्वेंट्री में शामिल किया जाए उनको। तो जो देश की कंपनियां, किस तरह का रिस्पांस इस डिफेंस एक्सपो के दौरान आप देख रहे हैं? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। खास करके मैं आज जो यहाँ देख रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स और MSMEs का रिस्पांस बहुत बढ़िया है, और हम उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आगे वाले दिनों में भी ऐसे काम करते रहें और उनकी टेक्नोलॉजी हम जल्दी से जल्दी अडॉप्ट कर सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक बात कहते हैं कि वर्तमान जो चैलेंजेस हैं या फ्यूचर की जो लड़ाइयां हैं वो हमें स्वदेशी हथियारों पर ही लड़नी होगी। एयरफोर्स किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ रही है? जैसे कि आपने देखा पीछे, ये हिंदुस्तान में निर्मित हथियार हैं यहाँ पे, साथ में अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे वेपन सिस्टम्स हैं जो आने वाले सालों में हम इंडक्ट करेंगे हमारी सर्विसेज में। जो मौजूदा हालात हैं या रूस यूक्रेन युद्ध देख रहे हैं, क्या सबक आप वायुसेना प्रमुख के तौर पर देखते हैं जो हम अपने इस वर्तमान में ले सकते हैं? सबक यही है कि तेजी से हमने इंडिजिनाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए तेजी से। बहुत धन्यवाद। तो वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी का कहना है कि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमें तेजी से स्वदेशीकरण की तरफ आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन जायसवाल के साथ मंजीत नेगी, गांधीनगर, आज तक। अयोध्या में इस बार भी दिवाली के मौके पर विहंगम तस्वीर दिखने वाली है, क्योंकि छोटी दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं, जहां वो रामलला के दर्शन भी करेंगे। इस मौके पर सरयू किनारे लाखों दिए जलाने की तैयारी को अंजाम दिया जा रहा है। सीएम योगी ने अयोध्या जाकर पूरी तैयारियों का जायजा खुद लिया है। श्री राम राम श्री राम श्री राम। भगवान राम की नगरी अयोध्या सज रही है। छोटी दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारियां जबरदस्त चल रही हैं, क्योंकि इस बार अयोध्या की दिवाली दिव्य और भव्य होने वाली है। 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रहे हैं और उससे पहले खुद योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा लेने आए हैं। ओपन रहेगा या फिर धूप तेज रहेगी, इस स्टूडियो में क्या करेंगे? जो बने हुए हैं इसमें क्या क्या और ऊपर से सीएम योगी ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। राम की पैड़ी पर 15 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया। हमारी मौजूदगी अब उस राम की पैड़ी पर है जो 23 तारीख को इतिहास रचने वाली है। 17 लाख दिए जलने वाले हैं सरयू घाट प्लस इस राम की पैड़ी को मिलाकर। उससे पहले तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। आप मेरे पीछे अगर देखेंगे तो साफ सफाई का काम यहाँ पर शुरू हो गया है। जो घास यहाँ पर आप देखेंगे, जो ज्यादा निकली घास थी उसको हटाने का यहाँ पर काम चल रहा है। और पीछे देखेंगे तो आप देखेंगे कि तस्वीरें कि किस तरह से साफ सफाई का काम पूरे पैड़ी को साफ किया जा रहा है। अब आप अगर इस तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे दिखेंगे बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको कई सारी कलाकृतियां दिखेंगी। थोड़ा आगे देखेंगे तो आपको प्रोजेक्टर नजर आएंगे। प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ पर लेजर का शो होना है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। तो ये पूरी तैयारियां यहाँ पर करी गई। हालांकि अभी दीप जलाने का रिहर्सल भी होना है। जो वॉलंटियर्स हैं, जो बड़ी संख्या में बच्चे हैं तमाम कॉलेजेस के, वो भी यहाँ पर आएंगे और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे।
अब आपको अयोध्या में पीएम मोदी का पूरा प्रोग्राम दिखाते हैं। पीएम मोदी 23 अक्टूबर को शाम 5 बजे रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र साइट का अवलोकन करेंगे। 5:40 पर श्री राम कथा पार्क में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के साक्षी बनेंगे। 6:30 बजे सरयू जी के नए घाट पर आरती के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 6:40 पर राम जी की पैड़ी पर दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। 7:30 बजे ग्रीन और डिजिटल आतिशबाजी देखेंगे। इस बार अयोध्या की दिवाली को खास बनाने के लिए रामलीलाओं के मंचन को 7 मंचों में बांटा गया है। विदेशी कलाकार भी आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों के लोक कलाकार भी होंगे। 12 लेजर शो इस बार आयोजित हो रहे हैं। पहले 11 झांकियां होती थी, इस बार 14 झांकियां होंगी। सीएम योगी ने इन्हीं सारी तैयारियों का जायजा लिया है। पहले से भी थाली की व्यवस्था करनी है। ये मंच थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। इसको यहाँ की बजाय थोड़ा वहाँ की सीढ़ी के पास तक लेके चले जाएंगे तो कवर भी एकदम से कवर हो जाएगा और यहाँ लोगों को बैठने के लिए स्पेस। समर्थ श्रीवास्तव के साथ बनबीर सिंह, अयोध्या आज तक। आर्यन खान मामले से सुर्खियों में आए तत्कालीन एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने अब नया मोर्चा खोल दिया है। वो एनसीबी के 2 अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पहुंचे हैं। क्या है ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। आर्यन खान ड्रग्स केस में नया ट्विस्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे समीर वानखेड़े। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। एनसीबी के जिस अफसर पर फर्जी तरीके से फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को ड्रग्स केस में फंसाने का आरोप लगा, अब उसी अफसर ने खुद को पीड़ित बताना शुरू कर दिया। जी हां, अफसर का नाम है समीर वानखेड़े। आर्यन खान ड्रग मामले की जांच से सवालों के घेरे में आए समीर वानखेड़े ने अब एनसीबी की विजिलेंस इंक्वायरी की अगुवाई करने वाले अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह को कटघरे में खड़ा कर SC/ST कमीशन पहुंच गए हैं। आज तक ने जब इस पर समीर वानखेड़े से एक्सक्लूसिव बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, ये जो माननीय हमारे राष्ट्रीय आयोग है अनुसूचित जाति के, इन्होंने मैटर सीज किया है और इसके चलते मैटर सब जुडिस है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो ये आदरणीय कमीशन ही कह सकती है। मैं इतना ही कहूंगा कि मुझे केंद्र सरकार पे और आदरणीय कमीशन पे पूर्ण विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा इस चीज में, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता इस पे। किस बात से आप आहत है, किस बात को लेकर आप सबसे ज्यादा आहत है? नहीं, देखिए अरविंद जी, मैं जैसा आपसे कहा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, सिर्फ इतना है कि एक हमारे जो परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, तो वहाँ पर कुछ बहुत ही सीरियस अवमानना हुई है, तो उसके चलते बहुत चीजें हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता। तो आप आदरणीय कमीशन से ही पूछ लीजिए, एंड दे आर द राइट पर्सन टू आंसर। समीर वानखेड़े पर जब शाहरुख खान के बेटे को जबरन ड्रग्स केस में फंसाने के आरोप लगे तो नारकोटिक्स ब्यूरो ने मामले की जांच के लिए ज्ञानेश्वर सिंह की अगुवाई में विजिलेंस कमेटी बनाई थी। विजिलेंस टीम ने अपनी रिपोर्ट में इस केस में एनसीबी के तौर तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी के 7-8 अधिकारियों ने आर्यन खान केस में संदिग्ध तरीके से काम किया। इनमें एक सीनियर अधिकारी के साथ ही कुछ ऐसे अफसर भी शामिल हैं जो डेपुटेशन पर थे। आर्यन खान समेत 8 लोगों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल 2 से 3 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे कार्डेलिया क्रूज शिप से हिरासत में लिया था। मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। वहीं दीपावली पर जौहरी अच्छी खरीदारी की उम्मीद में दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक जूलर को अपने शोरूम में ऐसे ग्राहक मिले जिन्होंने पल भर में 1.5 लाख की चपत लगा दी। आप भी देखिए ये लाइव स्टोरी। पढ़ी लिखी दिखने वाली निकली चोरनियां, 1 सेकंड में लाखों के जेवर पर हाथ पार। जूलर 1 सेकंड घूमा और खेल हो गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में इन दिनों दिवाली पर गहनों की खरीदारी हो रही है। इस दौरान 3 महिलाओं ने ज्वेलरी के इस दुकान पर ऐसा कांड कर दिया कि हर दुकानदार सहम गया। पढ़ी लिखी नजर आ रही ये तीनों महिलाएं असल में शातिर चोरनियां निकली। तस्वीरों के एक एक फ्रेम पर नजर जमा कर रखिए, आपको साफ साफ दिखेगा कि कैसे
1 सेकंड के भीतर ये चोरनियां बड़ा हाथ मारती हैं। शुरुआती तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिखता है। ज्वेलर तीनों महिलाओं को जेवर दिखा रहा है। महिलाएं कुछ और ज्वेलरी की फरमाइश करती हैं। ज्वेलर हर गहने के बारे में महिलाओं को बता रहा है। 2 महिलाएं आगे खड़ी हैं, जबकि तीसरी इन दोनों महिलाओं के बीच में मौके की ताक में कुछ पीछे खड़ी है। महिलाएं कुछ और दिखाने की गुजारिश करती हैं और यही वो पल है जब 1.5 लाख के गहने पार होते हैं। ज्वेलर नई ज्वेलरी लेने काउंटर की तरफ घूमता है और तभी चश्मे वाली ये महिला 3 महंगे लॉकेट उठाकर बीच में खड़ी महिला को थमा देती है। सेकंड के उसी हिस्से में महिला तीनों लॉकेट लेकर छुपा लेती है। एक बार फिर देखिए कैसे महिलाओं ने शातिर तरीके से गहने पार कर दिए। ये पूरी वारदात थाने से कुछ कदम की दूरी पर गांधीनगर में हुई। पुलिस अब चोरियों की तलाश में दबिश दे रही है। अंबिकापुर से सुमित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।